हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, 27 मार्च यानी संडे को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका एसआई का एग्ज़ाम होने जा रहा है, यानी जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है। तो जितने भी जेकेपी एसआई के जो एस्पायरेंट हैं, ठीक है, काफ़ी देर से उनको इंतज़ार था इस एग्ज़ाम का कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, कब हमें स्टार मिलेंगे। ठीक है। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है। तो जितने भी जेकेपी एस्पायरेंट हैं, मैं सबको बेस्ट विशेस देता हूँ कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आपकी मेहनत पूरी रखे। ठीक है ना। तो फ्रेंड, मैंने सोचा कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो टिप्स हैं वो आप सबको मैं देना चाहता हूँ। तो होपफुली मुझे उम्मीद है ये जो टिप्स मैं देने जा रहा हूँ ये आप सब के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है। तो वीडियो को कुछ ही देर में स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम 27 मार्च को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आपका ये एग्ज़ाम होना है। ठीक है। आपने क्या करना है कि 27 तारीख को आप जब सुबह बिस्तर से उठोगे, ठीक है, जब आपको जाग लगेगी, आप जब आपको नींद खुलेगी, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अल्लाह से दुआ करनी है। ठीक है ना। मेरे भाई जो भी जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, जो भी है, ठीक है, तो वो अपने अपने वे से जैसे पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो मंदिर में जाते हैं, तो वो सबसे पहले अपने अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह आज के दिन हम सबको कामयाब करे। ठीक है। तो उसके बाद जब आप ये अल्लाह से दुआ मांग लोगे, अल्लाह से प्रे करोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, रिलैक्स होके। ठीक है। कुछ कुछ कैंडिडेट की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वो जिसमें एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम के टिल एंड मतलब लास्ट मिनट तक क्या करते हैं, वो रिवाइज करते रहते हैं। तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, यानी इसी की बात करते हैं, 27 मार्च को आपको एग्ज़ाम होना है। ठीक है। तो सबसे पहले 27 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको उस दिन टोटली रिलैक्स रहना है। क्या रहना है? रिलैक्स। क्यों? क्योंकि देखो, आपके पास जितना टाइम था, आपने जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। ठीक है ना। अब आपने अपने माइंड को क्या करना है, रिलैक्स करना है। ठीक है। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि जब जिस डेट को एग्ज़ाम होता है, सुबह ये चीज़ पढ़नी थी, ये रिवाइज करनी थी, ये रिवाइज करनी थी, तो उनका माइंड हो जाता है डबल माइंडेड। ठीक है ना। तो वो उस टेंशन में हो जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ रिवाइज नहीं हुई, ये चीज़ रिवीज नहीं हुई। ठीक है ना। तो करते करते उनके माइंड में इतना प्रेशर आ जाता है, ठीक है, तो वो प्रेशर लेके ही एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं। ठीक है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपरली तरीके से एग्ज़ाम को नहीं दे पाते हैं। ठीक है। तो ये मेरा कहना है। अब आप आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस स्ट्रैटेजी से रिवाइज करते हो, किस स्ट्रैटेजी से एग्ज़ाम में जाते हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, अगर आपका 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका एग्ज़ाम है, तो मैं सबको रिकमेंड ये करता हूँ, जिसका तो सेंटर पास में है वो अगर 11 बजे भी पहुँचेगा हाल में तो तब भी अच्छी है। ठीक है, अच्छा है। जिस बहन का जो सेंटर दूर है, ठीक है, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप 10 बजे से कम आप अपने सेंटर के पास होने चाहिए। ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट से सोच रहे होंगे कि इतने 2 घंटे हमने जाकर पहले क्या करना है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर किसी कैंडिडेट का रोल नंबर नौशहरा में लगा है, ठीक है, किसी कैंडिडेट का रोल नंबर मतलब मान लो सुंदरबन लगा है, ठीक है ना। तो ये मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात कर रहा हूँ, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के भी होंगे। ठीक है, दूर दूर सेंटर लगे होंगे। ठीक। तो हो सकता है कि जब आप तो अगर 20-30 किलोमीटर आपका रोल नंबर दूर लगा है, ठीक है, हो सकता है कि आप घर से उतना टाइम लेकर निकलो कि जो 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ऐसा ना करेगा अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपको टेंशन पड़ जाएगी, आपका एग्ज़ाम मिस होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आप कम से कम 2 आवर्स पहले आप अपने हॉल के सामने होने चाहिए। ठीक। दूसरी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, जब आपके पास शीट आ जाएगी सामने, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि OMR शीट है आपके पास। ठीक है। आप सब ने एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको टॉप में आएगा नेम। ठीक है। उसके बाद आपको क्या आएगा, रोल नंबर फिल करो। ठीक है। देन आप कोड फिल करो। देन वो आपके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपने क्या करना है, वहाँ पे सर्कल करना है। ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कई कैंडिडेट क्या करते हैं, मान लो ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है,
तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि आधा सर्कल करके छोड़ देते हैं, बोलते नहीं जी हमने ये आंसर टिक कर लिया है, ठीक है हमारा ये सर्कल हो गया, इट मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा कि पता आप सबको पता है कि जो OMR मशीन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ये आपके सर्कल को, जब आपका सर्कल कंप्लीटली मतलब क्या होगा, फिल होगा, तभी जाके आपके ये सर्कल को रीड कर पाएगा। इट मीन्स मतलब आपका अगर ये सर्कल पूरी तरीके से फिल है तभी ये आपका जो OMR है वो इसको रीड करेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको छोड़ दिया तो ये मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक है। और OMR का सबसे बड़ा मतलब डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बाई मिस्टेक आपने क्या किया कि मतलब ये दो ऑप्शन है, आपने ऑप्शन इसको टिक करना था, अगर आपने यहाँ पे भी डॉट लगा दिया तो इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, चाहे वो आगे गलत हो चाहे आगे वो सही हो, लेकिन फिलहाल आपका ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि आपने क्या करना है कि ये जो डार्ट्स हैं इनको अच्छे तरीके से फिल करना है। ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ कैंडिडेट कई बार होता है कि वो पेपर में क्या करते हैं, मान लो 120 में से वो मान के चलते हैं हमने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन उनके ऐसे होते हैं कि जिनके डार्ट्स कंप्लीट सर्कल नहीं होते, ठीक है ना, फिल नहीं होते कंप्लीट, ठीक है। तो जब फाइनल जो रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स 4-5 मार्क्स उससे क्या होते हैं, कम होते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि वो उनके जो सर्कल हैं, वो जो डॉट्स हैं वो कंप्लीट तरीके से फिल नहीं होते। ये कम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि आपके जो डॉट्स हैं मतलब आपका जो मार्क है, ठीक है, जो आपने सर्कल को क्या करना है मार्क, ये आपने कंप्लीट तरीके से करना है। क्या करना है, कंप्लीट तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने जो सर्कल है ये मार्क कैसे करना है, ठीक है। मान लो ये सर्कल है, कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे करेंगे, सेंटर से ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है जब थोड़ी सी हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट आ जाए तो सर्कल बाहर निकल जाता है, मतलब यहाँ, तो वो भी आपके लिए गलत रहेगा, मतलब अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पेन को आराम से, जो आपके पास पेन है पेंसिल है, जो आराम से आपने बाउंड्री से इसको क्या करना है, पहले लाइनिंग लगानी है, ठीक है ना। आपने बाउंड्री से इसको सर्कल करते अंदर आना है, ठीक है। उससे क्या होगा आपका कि ये जो आप पहली लाइन लगाओगे बाउंड्री से, तो उसका आपसे क्या होगा कि आपका जो पेन का निब है वो बाहर नहीं जाएगा, तो आपका सर्कल क्या हो जाएगा, प्रॉपरली तरीके से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सब के लिए, ठीक। दूसरी बात ये है कि जो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, क्या करना है, अवॉइड क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। आप सबको पता है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो मान लो अगर एक कैंडिडेट को 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन अगर जिस कैंडिडेट को भी आते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहने वाला है। 100 मार्क मतलब जो आप क्वेश्चन करेक्ट होने 100, तो 100 को अगर हम 1.25 से आई थिंक मल्टीप्लाई करेंगे, 125 मार्क्स इसके बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बार पेपर को रीड करना है, ठीक है। मान लो एक सेक्शन की बात करते हैं आपकी, मान लो ये साइंस की सेक्शन है, ठीक है ना। आपने ये साइंस की सेक्शन को रीड करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको आते हैं आपने पेपर पे ही थोड़ा सा उसको टिक कर लेना है, ठीक है ना। एक बात मेरी याद रखना कि क्वेश्चन को कम से कम आपने 2 टाइम्स रीड करना है, ये मेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना। क्वेश्चन को 2 टाइम्स रीड करना है, उस रीड करने से क्या होता है कि आपको जो आंसर होता है वो करेक्टली मार्क होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ कि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैं बताता हूँ जैसे ALU की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है ALU। तो पहला ऑप्शन होगा आपका अर्थमेटिक, ठीक है, लॉजिक यूनिट। दूसरा भी होगा अर्थ, साथ में हो सके इसमें MAT लिखा हो, इसमें ME था और इसमें A था, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या हो गया, E वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो जल्दी से कैंडिडेट क्या कर देते हैं कि कुछ कैंडिडेट क्या कर देंगे कि अर्थमेटिक ये वाला टिक कर देंगे। अपनी तरफ से तो उन्होंने ठीक किया, लेकिन फाइनली आगे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। सॉरी, क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात आपने ये करनी है कि जो आपका इजी क्वेश्चन है, ये मेरी बात याद रखना, जो आपका इजी क्वेश्चन है, अगर आपका इजी क्वेश्चन छूट गया, समझो कि आपके चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं मेरिट से बाहर होने के। क्यों, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होते हैं, यही मेरिट को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन सब के लिए होंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब के लिए होंगे, ठीक है। अगर आपके इजी क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिया आपने, तो वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में कंपटीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। अगर आपने मान लो इजी क्वेश्चन, मान लो अगर इजी क्वेश्चन आपने क्या किया, गलत कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 मतलब आप कंपटीशन में पीछे आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि बाकी वाले कैंडिडेट इजी क्वेश्चन को करेक्ट कर देंगे। हो सके जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें से आपके क्वेश्चन ना सही होंगे, तो तब आप क्या करोगे, तब आपका क्या हो सकता है, आप मेरिट से बाहर भी जा सकते हो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है,
कि आपने क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है वो यही कोशिश करनी है कि इजी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए। ठीक। तीसरी बात ये है, आप आ जाती है नेगेटिव मार्किंग की बात। ठीक है, आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% गारंटी है कि इसका आंसर यही होने वाला है। सबसे पहले आपने ये मार्क करके चलना है। ठीक। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में मान लो 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपने सबसे पहले पेपर को पूरा रीड करना है। ये ना कुछ कैंडिडेट ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन को किया उसी को सर्कल कर दिया, दूसरे क्वेश्चन को किया उसी को सर्कल कर दिया, तीसरे क्वेश्चन को किया उसी को सर्कल कर दिया। ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी, आप अपनी स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हो, अगर मेरी अच्छी लगे तो मेरी वाली यूज़ करना। ठीक। आपने सबसे पहले मान लो अगर 100 क्वेश्चन है, आपने 100 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपने क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। मान लो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इसके आगे उस ऑप्शन को टिक लगा लेना। ठीक। सेकंड क्वेश्चन आता है, टिक लगा लेना। थर्ड आपको नहीं आता, उसको ब्लैंक छोड़, अभी कुछ नहीं करना। फोर्थ आता है तो उसको टिक कर लो। फिफ्थ आता है, ऐसे आपने करते जाना जो क्वेश्चन आपको आता है। फिर आपने क्या करना है, खुद एनालिसिस करना है कि अगर 100 में से मुझे मान लो 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहले आपने ये 60 क्वेश्चन क्या करने हैं, मार करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी होगा। ठीक। देन उसके बाद जो आपके पास 40 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन 40 बचते हैं, जितने भी बचते हैं, तो उस क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। उस एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा कि आपको मान लो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, मान लो आपको लगता है कि ए और बी के चांसेस हैं और बी और सी के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, अब इस पे भी आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन बच गए हैं, ठीक है ना, तो आप में इसमें से भी किस में जाओगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले के साथ। ठीक है, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा लग रही है कि यही आने वाला है, उसी के साथ आपने जाना है। ठीक है, ये थी थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स आप सबके लिए। ठीक है ना, और उसके बाद ये याद रखना कि जब आप क्वेश्चन को पेपर पे, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका आपने ए पार्ट को टिक किया है, ठीक है ना, तो आपने ध्यान से जो आपकी स्कोर सॉरी जो आपकी OMR शीट होगी, वहाँ पे क्वेश्चन के ये सामने ए पार्ट को पहले, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट से ऐसे ऐसे कर देना, नहीं, पहले आपने मान लो ये 4 पार्ट हैं आपके पास, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल और 4 सर्कल। ठीक है ना, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मान लो ये है 1 2 3 और 4, ये 4 सर्कल है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। ठीक, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पेपर था, पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आपने मान लो सी पार्ट टिक किया, कि आपको लगता है सी पार्ट इसका करेक्ट है। आपको पता है ये ए पार्ट है, बी पार्ट और सी और ये डी। ठीक, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पे एक बार फिर देखना है, 2 बार देखना है क्या इसका सी आंसर है। देन आपने ऑप्शन में जाकर सी पे पहले टिक लगाना है सेंटर में। ठीक है ना, पहले इसको देखना है, फिर सी में टिक करना है। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डार्ट करना है, जैसे मैंने सर्कल में बताया कि आपने बाउंड्री से इसको सर्कल करना स्टार्ट करना है। ठीक है ना, उसके बाद ये थी कुछ और एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में मैं फिर यही कहूँगा कि आप रिलैक्स होकर एग्ज़ाम को करें। ठीक है ना, टेंशन लेंगे तो हो सकता है टेंशन से आप काफ़ी और टेंशन में पड़ जाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा ना हो, बाद में ये मौका फिर आपसे आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये जो टिप्स होंगी ये आपके लिए अच्छी साबित होंगी। ठीक है, तो फिर एक बार मैं आप सबको बेस्ट विशेस देता हूँ, जितने भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हो सके मेरे को ये कुछ जो टिप्स हैं, ठीक है, ये जो कुछ टिप्स हैं आप सब के लिए, हो सके उन कैंडिडेट के लिए भी जिनको आपने शेयर किया है, हो सकता है इनसे उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने टिप्स दिए हैं, अल्लाह आपको इस टिप से, इन टिप्स से कुछ ना कुछ फ़ायदा दे। ठीक है, तो दोस्तों बाय, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे, ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर हमारी ये टिप्स, आपकी टिप्स कैसी थी। ठीक है, आपको ये टिप्स अच्छी लगी या आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। ठीक है, तो कितना स्कोर आपने बना लिया है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।